नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिमाचल के सबसे ताज़ा खबरों के साथ। आज हम आपको 28 सितंबर 2023 के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे साथ रहें। अब डीएसी नंबर बताने पर ही मिलेगा गैस का सिलेंडर। प्रदेश में सिलेंडर की कालाबाजारी रोकने का नया फार्मूला। इंडियन ऑयल कंपनी ने एलपीजी गैस उपभोक्ताओं को सिलेंडर की डिलीवरी करने संबंधी नियमों में कुछ बदलाव किया है। इन नियमों का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य होगा। इसके तहत अब प्रदेश के उपभोक्ताओं को सिलेंडर प्राप्त करते समय डीएसी नंबर यानी डिलीवरी ऑथेंटिकेटेड कोड देना होगा। डीएसी नंबर उपभोक्ता के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर बुकिंग स्लिप प्रिंट होने के बाद दिया जाएगा, जो सिलेंडर लेते वक्त डिलीवरी बॉय को दिखाना होगा। उसी के बाद आपको सिलेंडर मिल सकेगा। इससे सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि रसोई गैस सिलेंडर अब जिस उपभोक्ता के नाम से बुक होगा, डिलीवरी भी उसी के पास जाकर होगी। जानकारी के मुताबिक सिलेंडरों की कालाबाजारी रोकने के लिए अब डिलीवरी के लिए डीएसी अनिवार्य किया जा रहा है। 4 अंकों वाला यह कोड उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा और डिलीवरी बॉय को यह नंबर बताने के बाद ही उपभोक्ता को सिलेंडर मिलेगा। देश के कई शहरों में यह व्यवस्था कुछ वर्षों से लागू हो चुकी है, लेकिन हिमाचल में यह सिस्टम पहली बार लागू किया जा रहा है। प्रदेश में मौजूदा समय में 16 लाख के करीब घरेलू गैस उपभोक्ता है, जिन्हें रूटीन में 8 लाख गैस सिलेंडर की जरूरत रहती है। अब किसी को नहीं दे पाएंगे सिलेंडर। शहीद सुरजीत सिंह गैस एजेंसी हमीरपुर के प्रभारी संजीव ढंडवाल ने बताया कि सिलेंडर की डिलीवरी के लिए यह नया वेरिफिकेशन स्टेप आने के बाद गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी रुकेगी। पहले जिन उपभोक्ताओं के घरों में गैस की खपत कम होती थी, उनके नाम से अन्य लोग सिलेंडर बुक करवा लेते थे और इनकी कालाबाजारी करते थे। संजीव डडवाल ने बताया कि इंडियन ऑयल कारपोरेशन के निर्देशानुसार शहीद सुरजीत सिंह गैस एजेंसी हमीरपुर में भी नई व्यवस्था लागू की जा रही है। क्या है डीएसी? डीएसी यानी डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड एक तरह का कोड है। यह उपभोक्ता को इंडेन बुकिंग के वक्त एसएमएस के जरिए रजिस्टर नंबर पर मिलता है। यह एक तरीके से ओटीपी का काम करता है। जिस तरह आप कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में ओटीपी बताते हैं तो ट्रांजैक्शन पूरा होता है, वैसे ही जब आप ये डीएसी डिलीवरी करने आए व्यक्ति को बताते हैं तो आपको सिलेंडर दे देता है। इससे बुकिंग ये नेका सिलेंडर घर आने तक का पूरा प्रोसेस खत्म हो जाता है। यह 4 अंकों का एक कोड होता है जो ग्राहक के फोन पर आता है। क्या होगा इसका फायदा? अगर ये कोड मिलने पर ही सभी को सिलेंडर दिए जाएंगे तो आपका सिलेंडर सिर्फ आपको ही मिलेगा। इससे सप्लाई करने वाले एजेंट इसे ब्लैक नहीं कर पाएंगे और डिलीवरी न होने पर भी वे इसे बेच नहीं सकते। इससे एक सिस्टम से काम होगा और जब आपके सिलेंडर की डिलीवरी का टाइम होगा, उसी वक्त आपको सिलेंडर मिल जाएगा। कार सवार से अवैध हथियार बरामद। नालागढ़ में चेकिंग के दौरान एक गिरफ्तार, दूसरा गाड़ी लेकर फरार। अपराधियों का गढ़ बनते जा रहे औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ में पुलिस ने एक युवक को अवैध हथियार सहित धर दबोचने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपी के हवाले से एक पिस्टल, 2 मैगजीन व 10 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है, जबकि धरपकड़ के दौरान फरार हुए दूसरे युवक की तलाश में छापामारी की जा रही है। पुलिस आरोपी से हथियार रखने के पीछे की वजह और यह असलाह कहां से लिया, इसे लेकर पूछताछ कर रही है।
पुलिस चौकी दभोटा के कर्मियों ने मंगलवार रात गश्त के दौरान भोगपुर गांव में झिड़ीवाला लिंक रोड पर संदिग्ध हालातों में घूम रही एक बिना नंबर प्लेट की एक गाड़ी को चेक करने के लिए रोका। गाड़ी में 2 लोग बैठे थे, जिसमें से एक ने भागने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने पीछा कर धर दबोचा, जबकि गाड़ी चालक किंदा गाड़ी समेत भागने में कामयाब रहा। पुलिस ने हत्थे चढ़े मनजोत सिंह पुत्र जसपाल सिंह निवासी गांव सेरी नालागढ़ की तलाशी ली तो उसके हवाले से एक अवैध पिस्टल, 2 मैगजीन जिसमें 2 जिंदा कारतूस लोड थे बरामद किए हैं। मनजोत सिंह पिस्टल का लाइसेंस व वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सका है। डीएसपी बद्दी प्रियंक गुप्ता ने बताया कि पुलिस ने अवैध हथियार समेत धरे गए युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। नगर निगम ठेकेदार को नोटिस, टाउन हॉल बिल्डिंग को कैफे में बदलने के केस में कोर्ट के आदेश। प्रदेश हाई कोर्ट ने शिमला की हेरिटेज टाउन हॉल बिल्डिंग को हाई एंड कैफे में परिवर्तित करके व्यवसायीकरण करने से जुड़े मामले में राज्य सरकार सहित शिमला नगर निगम और निजी ठेकेदार को नोटिस जारी किए। मामले की सुनवाई 2 नवंबर को निर्धारित की गई है। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति ज्योत्सना रेवाल दुआ की खंडपीठ ने नोटिस जारी करते हुए प्रतिवादियों को अपना जवाब दाखिल करने के आदेश दिए। कोर्ट ने अधिवक्ता अभिमन्यु राठौर द्वारा दायर जनहित याचिका की सुनवाई के पश्चात यह आदेश दिए। याचिका में आरोप लगाया गया है कि नगर निगम शिमला ने प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 टीसीपी अधिनियम का उल्लंघन करते हुए इस विरासत संपत्ति को हाई एंड कैफे में बदलने की अनुमति दी है। आरोप है कि एमसी शिमला ने हेरिटेज टाउन हॉल के ग्राउंड फ्लोर पर हाई एंड रेस्तरां चलाने के लिए लीज पर देने के लिए वर्ष 2020 में टेंडर प्रक्रिया जारी की थी। जब एमसी शिमला को उपयुक्त बोलीदाता नहीं मिल पाए तो निविदा नोटिस जारी करने की जिम्मेदारी हिमाचल प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड को सौंपने का फैसला किया गया था। इसके बाद एचपीआईडीबी ने 26 फरवरी 2022 को एक निविदा नोटिस जारी किया था। याचिका में आरोप लगाया गया है कि निजी संचालक अथवा ठेकेदार हेरिटेज बिल्डिंग में हाई एंड कैफे बनाकर हेरिटेज बिल्डिंग मानदंडों का उल्लंघन कर रहा है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से सरकार को विरासत भवन को कानून के अनुसार उसके मूल स्वरूप और आकार में बहाल करने का निर्देश देने का आग्रह किया है। ई श्रम कार्ड में 12 लाख कामगार, निर्माण कार्य के 2,11,000 मजदूरों ने करवाया पंजीकरण। हिमाचल प्रदेश में अब तक ई श्रम कार्ड बनाने के लिए 19.41 लाख कामगारों ने पंजीकरण करवाया है। प्रदेश के 19.41 लाख कामगारों में कृषि कार्य से जुड़े 12.5 लाख से अधिक कामगारों ने ई श्रम कार्ड के लिए पंजीकरण करवाया है, जबकि निर्माण कार्य से जुड़े 2,11,000 मजदूरों ने ई श्रम कार्ड के लिए पंजीकरण करवाया है। केंद्र सरकार की ई श्रम कार्ड योजना से प्रदेश के असंगठित कामगारों को सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलेगा। ई श्रम कार्ड से असंगठित कामगारों का 2 लाख का बीमा होगा। प्रदेश में असंगठित कामगारों का पंजीकरण करके उनके श्रमिक कार्ड बनाए जा रहे हैं। इसके लिए श्रम एवं रोजगार विभाग द्वारा प्रदेश में असंगठित कामगारों का डाटा एकत्रित किया जा रहा है। प्रदेश में अब तक करीब 19,41,000 के करीब असंगठित कामगारों का पंजीकरण किया गया है। पंजीकरण होने पर असंगठित कामगारों का ई श्रम कार्ड बनाया जाएगा। पंजीकृत किए गए असंगठित कामगारों को 2 लाख के बीमा सहित मेडिकल सुविधाओं का भी लाभ मिलेगा। तैयार हो रहा असंगठित कामगारों का डाटा। श्रम एवं रोजगार आयुक्त मानसी सहाय का कहना है कि विभाग द्वारा प्रदेश में असंगठित कामगारों का डाटा तैयार किया जा रहा है।
अब तक प्रदेश में 19.41 लाख कामगारों का पंजीकरण किया गया है। उन्होंने कहा कि 16 से 59 वर्ष की आयु के असंगठित कामगारों का आधार कार्ड व बैंक खाते के साथ पंजीकरण करके ई-श्रम कार्ड बनाया जा रहा है। ई-श्रम कार्ड से असंगठित कामगारों का 2 लाख बीमा और मेडिकल सुविधाओं सहित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। लिटफेस्ट में दुनिया जानेगी इंद्राणी मुखर्जी का सच। कसौली में 13 से 15 अक्टूबर तक चलेगा साहित्यकारों का कार्यक्रम। देश दुनिया में बहुचर्चित कसौली का खुशवंत सिंह लिटफेस्ट इस बार खास होगा। लिटफेस्ट के 12वें संस्करण में अपनी बेटी की हत्या के कथित आरोप झेल रही और जमानत पर रिहा मीडिया दिग्गज इंद्राणी मुखर्जी भी हिस्सा ले सकती हैं। वह अपनी आत्मकथा अनब्रोकन द अनटोल्ड स्टोरी के जरिए थ्रिलर फिल्म जैसे मामले में अपना पक्ष रख सकती हैं। इसके अलावा भाजपा के युवा व तेजतर्रार नेता और मेनका गांधी के पुत्र वरुण गांधी व अन्य नामी गिरामी चेहरे भी लिटफेस्ट का हिस्सा बन सकते हैं। हालांकि लिटफेस्ट में हिस्सा लेने वाले दिग्गजों के नामों का खुलासा 2 अक्टूबर को खुशवंत सिंह के बेटे व लिटफेस्ट के आयोजक राहुल सिंह करेंगे। हिमाचल प्रदेश की ऐतिहासिक पर्यटन नगरी कसौली में देश के जाने-माने और प्रसिद्ध लेखक खुशवंत सिंह की याद में 12वां लिटरेचर फेस्टिवल लिटफेस्ट 13 से 15 अक्टूबर तक होगा। इसमें कई देश विदेश की नामी हस्तियां और प्रसिद्ध साहित्यकार भाग लेंगे, जो इस बार G20 सम्मेलन समेत कई ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा फेस्ट के लिए निर्धारित थीम पर भी चर्चा होगी। पिछले वर्ष क्लाइमेट चेंज पर साहित्यकारों ने चर्चा की थी। लिटफेस्ट की शुरुआत 2012 में खुशवंत सिंह की याद में उनके बेटे राहुल सिंह और कुछ दोस्तों ने मिलकर की थी। इसमें देश विदेश के प्रसिद्ध लेखक और साहित्यकार ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करते हैं। कोरोना काल में इसका आयोजन ऑनलाइन हुआ था। इस बार का लिटफेस्ट भी काफी खास होने वाला है। सूत्रों की माने तो इस लिटफेस्ट में बेटी की हत्या के कथित आरोप में 2460 दिन जेल में बिताने के बाद भारत की मीडिया दिग्गज इंद्राणी मुखर्जी लिटफेस्ट में शामिल होंगी। इसके अतिरिक्त भाजपा नेता व सांसद वरुण गांधी भी लिटफेस्ट का हिस्सा हो सकते हैं। उनके अलावा कई अन्य दिग्गज भी इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। HDM लिटफेस्ट में हिमाचल के साहित्यकारों पर संशय। खुशवंत सिंह लिटफेस्ट के इस 12वें संस्करण में हिमाचली साहित्यकारों को मौका मिलेगा, इस पर भी संशय बना हुआ है। इस संबंध में पिछले काफी वर्षों से आवाज उठती रही है कि हिमाचल की हसीन वादियों में आयोजित होने वाले इस विख्यात कार्यक्रम में हिमाचली साहित्यकारों को भी तरजीह दी जानी चाहिए। हालांकि अभी तक हिमाचली साहित्यकारों को इससे दूर ही रखा गया है। 7 दिन में 7 ओपन हार्ट सर्जरी, अभी तक 4 किए स्वस्थ, 3 रोगियों की सर्जरी बाकी। डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा अस्पताल में गत बुधवार को एक और मरीज के दिल के छेद को ठीक किया गया। सोमवार से बुधवार तक 4 मरीजों की सफल ओपन हार्ट सर्जरी की गई और यह अभियान लगातार 7 दिन चलेगा। इस दौरान शिमला के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम टांडा में ही रहेगी। प्रतिदिन लगभग कम से कम 1 से 2 हार्ट सर्जरी की जाएगी। अभी तक 4 ओपन हार्ट सर्जरी की जा चुकी हैं और कम से कम 3 और की जानी बाकी हैं, जिसमें दिल के छेद के साथ कार्डियक वेल्व की रिप्लेसमेंट शामिल है। इन ओपन हार्ट सर्जरी के लिए टांडा मेडिकल कॉलेज, IGMC शिमला व चमियाना के डॉक्टरों ने पिछले करीब 1.5 माह से कमर कस ली थी। टांडा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के सुपर स्पेशलिटी के CTVS विभाग के डॉक्टरों HOD विशेषज्ञ डॉक्टर देशबंधु शर्मा, विशेषज्ञ डॉक्टर विकास पंवर, विशेषज्ञ डॉक्टर पुनीत शर्मा,
शिमला चमियाना अस्पताल के प्रधानाचार्य व विशेषज्ञ डॉक्टर रजनीश पठानिया सहित शिमला की एनेस्थीसिया की टीम से डा यशवंत, डा शैली, डा गायत्री, डा मनविरण, परफ्यूनिस्ट डा विजय पठानिया, डा महेश, शिमला की सर्जरी विभाग से डा रजनीश पठानिया, डा सुधीर, डा सीमा व अन्य स्टाफ की मेहनत रंग लाई है और टांडा व शिमला की इस टीम ने उन मरीजों को सर्च किया जो पिछले काफी समय से इस तरह के रोगों से ग्रसित थे, परंतु निचले हिमाचल में ओपन हार्ट सर्जरी की सुविधा न होने की वजह से मरीज इलाज नहीं करवा पा रहे थे। कुछ पैसे के अभाव के कारण तो कुछ ज्यादा समय लगने के कारण रुके हुए थे, क्योंकि अभी तक टीएमसी में ओपन हार्ट सर्जरी की सुविधा न होने के चलते मरीजों को शिमला या अन्य राज्यों का रुख करना पड़ता था। साथ में ओपन हार्ट सर्जरी के समय ब्लड की भी जरूरत पड़ती थी, जिसके कारण मरीज को अपने साथ ब्लड डोनर को भी साथ ले जाना पड़ता था। गरीब मरीज को यह सब व्यवस्थाएं कर पाना अत्यंत मुश्किल व जटिल था, इस कारण बहुत से मरीज अपना इलाज नहीं करवा पाते थे। एचडीएम 7 जिलों के मरीजों को बड़ी राहत। टांडा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में ओपन हार्ट सर्जरी की सुविधा ने लोअर हिमाचल के 7 जिलों चंबा, हमीरपुर, मंडी, ऊना, कुल्लू, बिलासपुर व सबसे बड़े जिले कांगड़ा के मरीजों को राहत मुहैया हो गई है, जिसके कारण अब गरीब मरीजों का समय व पैसे दोनों का बचाव होगा। टांडा अस्पताल में ओपन हार्ट सर्जरी की सुविधा मिलने के बाद अब मरीजों को रोबोटिक सर्जरी की सुविधा की भी आस बंध गई है। ऊना का राज कुवैत में बंधक परिवार से टूटा संपर्क, 8 दिन से परिवार के साथ नहीं हुई कोई बात। जिला मुख्यालय के समीपवर्ती गांव बहडाला का 31 वर्षीय राजकुमार पिछले 8 दिनों से विदेश कुवैत में लापता है। पीड़ित परिवार की राजकुमार से 14 सितंबर को अंतिम बार बातचीत हुई थी, जिसमें राजकुमार ने 23 सितंबर को घर वापसी की बात कही थी, लेकिन 5 दिन बीत जाने के बाद भी राजकुमार अभी तक घर नहीं पहुंचा है और न ही उसकी कोई भी खबर आई है। राजकुमार की पत्नी गीता देवी ने बताया कि राजकुमार पार्सल डिलीवरी के कार्य में कुवैत के लिए 13 जनवरी को घर से निकले थे और 14 जनवरी को उनकी फ्लाइट थी। इस कार्य में राजकुमार का कंपनी के साथ 2 वर्ष का एग्रीमेंट हुआ और 120 केडी सैलरी सहित अन्य कई लाभ देने की बात हुई थी, लेकिन जब विदेश में कंपनी के तहत ठेकेदार ने उन्हें कार्य दिया तो न तो ठेकेदार ने उन्हें कोई आईडी दी और न ही उन्हें बताई गई सुविधाएं व पूरी सैलरी मिली। राजकुमार को 13 सितंबर को सैलरी पड़ी और 14 सितंबर को परिवार से बात घर को पैसे भेजे और कंपनी ठेकेदार पर केस करने की बात कही। इसके बाद कंपनी के साथ सेटलमेंट के बाद भी बात न बनने पर 23 सितंबर की टिकट से राजकुमार ने 8 दिन पहले घर वापस आने की बात कही थी और कहा कि कंपनी ने उनके मोबाइल अपने पास रख लिए हैं, जिसके बाद राज के साथ परिवार की कोई भी बात नहीं हो पाई। जब एजेंट से बात हुई तो एजेंट इस मामले में पिछले 5 माह से कार्रवाई कर रहा है, लेकिन कोई परिणाम सामने नहीं आए। एचडीएम देश के विभिन्न राज्यों के 12 युवक भी फंसे। राजकुमार के भाई संजू ने बताया कि राज के साथ भारत के विभिन्न राज्यों 12 युवक भी इस कंपनी में फंसे हुए हैं, जिन्होंने मिलकर कंपनी ठेकेदार के खिलाफ केस दर्ज किया था। हिमाचल प्रदेश से सिर्फ उनका भाई शामिल है। राजकुमार के परिजनों ने केंद्र सरकार व केंद्रीय मंत्री सांसद अनुराग ठाकुर से मांग की है कि राजकुमार को जल्द से जल्द वापस घर पहुंचाएं। राजकुमार से बात नहीं हुई तो एजेंट पर होगी कार्रवाई। एएसपी संजीव भाटिया ने कहा कि इस संबंध में एजेंट को सख्त निर्देश दिए गए थे कि 2 दिन में परिवार की राजकुमार से बात करवाएं, अन्यथा पुलिस इस संबंध में सख्त कार्रवाई अमल में लाएगी। यह 2 दिन का समय 28 सितंबर को पूरे हो जाएंगे। कहा कि एजेंट शहर ऊना का रहने वाले हैं।
पीटीसी डरोह में दीक्षांत परेड की तैयारी, पहली को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लेंगे परेड की सलामी। पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय डरोह में प्रशिक्षणरत आरक्षी मूलभूत प्रशिक्षण के 22वें दस्ते की दीक्षांत परेड का आयोजन किया जा रहा है। 1 अक्टूबर रविवार को इस दीक्षांत परेड में सीएम सुखविंदर सिंह बतौर मुख्यातिथि शिरकत करेंगे और आरक्षियों द्वारा आयोजित भव्य दीक्षांत परेड की सलामी लेंगे। इस कोर्स में अव्वल रहने वाले आरक्षियों को पुरस्कृत भी करेंगे। आरक्षी मूलभूत प्रशिक्षण का यह 22वां दस्ता प्रदेश के पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय डरोह द्वारा प्रशिक्षित अभी तक के सबसे बड़े प्रशिक्षु दस्तों में से एक है। इस दस्ते में कुल 1093 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें 822 पुरुष आरक्षी एवं 271 महिला आरक्षी शामिल हैं। पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्रिंसिपल विमल गुप्ता ने बताया कि दीक्षांत परेड के उपरांत मुख्यमंत्री पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय डरोह में लगभग 21 करोड़ रुपए की लागत से बने नवनिर्मित आधुनिक बैरक, 12 टाइप आवासीय भवनों तथा जल आपदा प्रबंधन केंद्र आदि विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे। दीक्षांत परेड समारोह में गणमान्य अतिथियों के अलावा नवप्रशिक्षित आरक्षियों के अभिभावक भी सम्मिलित होंगे और सभी सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी इस दीक्षांत परेड में शामिल होने के लिए सादर आमंत्रित हैं। 9 महीने में अवैध खनन के 5,885 चालान, प्रदेश भर में पुलिस ने माफिया पर कसा शिकंजा, 4 करोड़ 58 लाख रुपए जुर्माना। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने प्रदेश भर में खनन माफिया पर पूरी तरह से शिकंजा कस दिया है। पुलिस द्वारा अवैध खनन माफिया के खिलाफ लगातार कड़ी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने वर्ष 2023 में खनिज परिवहन करने वाले वाहनों की गहनता से जांच करके खनिजों की तस्करी पर अंकुश लगाने के प्रयासों को और भी तेज कर दिया है। इस कार्रवाई का उद्देश्य खनिजों के अवैध निर्यात और राज्य को होने वाले राजस्व के नुकसान को रोकना है। एक और जहां खनन विभाग के अधिकारी खनन माफिया पर कार्रवाई करने में सुस्त दिख रहे हैं, वहीं पुलिस आए दिन खनन माफिया को ढूंढकर खदेड़ रही है। पुलिस ने बीते वर्ष 2022 के दौरान द्वारा अवैध खनन के 6,686 चालान किए थे। उपरोक्त चालानों में से 5,998 चालान कंपाउंड करके उल्लंघनकर्ताओं से 3 करोड़ 61 लाख 12,700 रुपए जुर्माना वसूल किया था, जबकि शेष 688 चालान अदालत में भेजे थे। वर्ष 2022 में अवैध खनन के 39 मामले पंजीकृत किए थे। पुलिस ने वर्ष 2022 में किए जुर्माने की तुलना में वर्ष 2023 में 22 सितंबर तक ही 26.9% अधिक जुर्माना वसूल किया है। इस साल में 1 जनवरी से 22 सितंबर तक हिमाचल प्रदेश पुलिस ने प्रदेश में अवैध खनन के 5,885 चालान किए हैं। उपरोक्त चालानों में से 4,893 चालान कंपाउंड करके उल्लंघनकर्ताओं से 4 करोड़ 58 लाख 59,240 रुपए जुर्माना प्राप्त किया है, जबकि शेष 992 चालान न्यायालयों को भेजे गए हैं। पुलिस द्वारा अवैध खनन में संलिप्त 1,539 वाहनों को पकड़ा है और 38 मामले दर्ज किए गए हैं। उधर डीजीपी संजय कुंडू का कहना है कि पुलिस खनन माफिया खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। खनन माफिया से जुड़े लोगों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। ईडी को भेजे मामलों में 11.05 करोड़ की संपत्ति शामिल है। हिमाचल को जल्द मिलेंगे 12 वैली ब्रिज। पीडब्ल्यूडी ने 18 करोड़ में 2 कंपनियों से किया है सौदा। बरसात में 19 पुल ध्वस्त। बरसात से बर्बाद पीडब्ल्यूडी को बड़ी राहत मिलने वाली है। कोलकाता से वैली ब्रिज की खेप अक्टूबर में हिमाचल पहुंच जाएगी। इन पुलों का इस्तेमाल अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में सड़क को जोड़े में किया जाएगा।
प्रदेश में 19 पुल पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं और इन पुलों की हालत को देखते हुए पीडब्ल्यूडी ने बरसात के दौरान ही वैली ब्रिज खरीदने का फैसला किया था। इसके लिए विभाग ने पुलों की खरीद के लिए कोलकाता की 2 कंपनियों को टेंडर दिए थे। इन कंपनियों से 12 पुलों की खरीद की जानी है। विभाग वैली ब्रिज पर 18 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। जिन 2 कंपनियों से पुलों की खरीद की जा रही है, इनमें पीडब्ल्यूडी गार्डन एंड रीच से 9 वैली ब्रिज की खरीद कर रहा है, जबकि दूसरी कंपनी रूफ एंड ब्रिज से 3 पुलों की डील हुई है। कंपनी इन पुलों की सप्लाई अक्टूबर महीने से शुरू करेगी। इन्हें यहां 72 घंटे से 1 सप्ताह के भीतर स्थापित किया जा सकता है। गौरतलब है कि प्रदेश में भारी बरसात की वजह से 116 पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं और इनमें से 19 पुल पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। पीडब्ल्यूडी ने यह रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी थी। इसके बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वैली ब्रिज खरीदने के लिए विभाग को 18 करोड़ रुपए जारी किए हैं। विभाग ने इस धनराशि से करीब 12 पुलों को खरीदने की बात की है। इन पुलों की लंबाई 160 से 180 फुट है। 18 करोड़ से खरीदे पुल। पीडब्ल्यूडी के प्रमुख अभियंता अजय गुप्ता ने बताया कि विभाग ने कोलकाता की 2 कंपनियों को वैली ब्रिज खरीदने का टेंडर दिया है। अक्टूबर में प्रदेश को वैली ब्रिज की सप्लाई मिलनी शुरू हो जाएगी। विभाग को कुल 12 पुल मिलेंगे और यह सिलसिलेवार दौर चलता रहेगा। प्रदेश में 19 पुल पूरी तरह से गिर चुके हैं, जबकि 97 पुलों को नुकसान पहुंचा है। जिन 2 कंपनियों से वैली ब्रिज खरीदे जा रहे हैं, वे दोनों कंपनियां बीआरओ को भी पुल की सप्लाई कर रही हैं और सीमावर्ती क्षेत्रों में इन्हीं कंपनियों के पुल सेना के लिए लगाए जाते हैं। 1 अक्टूबर को सील करेंगे बॉर्डर। हिमाचल में पंजाब के टैक्सी ऑपरेटरों से टैक्स का नहीं सुलझा विवाद। हिमाचल में बाहरी राज्यों से आने वाली टैक्सी ऑपरेटरों से लेने वाले अतिरिक्त टैक्स को लेकर पंजाब टैक्सी ऑपरेटरों का विवाद नहीं थम रहा है। पंजाब के टैक्सी ऑपरेटरों ने चेतावनी दी है कि अगर मुख्यमंत्री ने बैठक को लेकर समय नहीं दिया तो 1 अक्टूबर को पंजाब के बॉर्डर को सील कर दिया जाएगा। पंजाब के आज़ाद टैक्सी ऑपरेटर्स यूनियन के अध्यक्ष शरणजीत सिंह कलसी ने कहा कि अभी हाल में 11 सितंबर को पंजाब की टैक्सी मैक्सी को हिमाचल में आने के लिए अतिरिक्त टैक्स को लेकर परिवहन विभाग के उच्च अधिकारियों से मिला था, लेकिन परिवहन विभाग के अधिकारियों ने आश्वस्त किया था कि सीएम और उपमुख्यमंत्री से इस बारे में बात करेंगे। लेकिन अब तक इस बारे में मुख्यमंत्री से कोई बात नहीं हुई, जिस पर 18 सितंबर को परवाणू में सांकेतिक धरना किया गया, जिस पर उपायुक्त सोलन ने आश्वस्त किया था कि जल्द ही मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री से बैठक की जाएगी और इसके लिए 27 व 28 का समय दिया, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री और विभाग की ओर से बैठक को लेकर निमंत्रण नहीं आया है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार बैठक के लिए नहीं बुलाती है और इस विषय पर चर्चा नहीं करती तो 1 अक्टूबर से पंजाब के बॉर्डर सील किए जाएंगे। उन्होंने चेताया कि पहले 100 गाड़ियां लेकर पंजाब के टैक्सी ऑपरेटर आए थे, लेकिन अब 400 से 500 वाहन इस प्रदर्शन में आएंगे। इस आंदोलन की जिम्मेदारी सोलन प्रशासन व परिवहन विभाग की होगी। हर रोज 5,000 रुपए टैक्स। सरकार द्वारा प्रतिदिन 5,000 टैक्स लिया जा रहा है। ऐसे में टैक्सी ऑपरेटरों को तेल भी अपनी जेब से डालना पड़ रहा है। ऐसे में पंजाब के टैक्सी ऑपरेटर क्या कमाएंगे? वहीं शिमला के टैक्सी ऑपरेटरों ने भी सरकार से बाहरी राज्यों से आने वाली टैक्सी ऑपरेटरों से टैक्स न लेने और सरकार से टैक्स वापस लेने की मांग की है।
ज्वाइंट एक्शन कमेटी के चेयरमैन राजेंद्र ठाकुर ने कहा कि यदि पंजाब की सरकार भी हिमाचल के टैक्सी ऑपरेटरों से टैक्स लेने लगी तो ऐसे में हिमाचल के टैक्सी ऑपरेटरों को भी नुकसान होगा। आपदा में बड़ी बातें पर मदद नहीं, रोहित ठाकुर ने भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री पर साधा निशाना। हिमाचल की आपदा में केंद्र सरकार ने कोई मदद नहीं की है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रदेश में आई आपदा के समय बड़ी बड़ी बातें की थीं, लेकिन अब राहत देने के समय कोई कदम नहीं उठाया है। ये शब्द शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहे। उन्होंने कहा कि भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि प्रदेश को जितनी भी मदद की जरूरत होगी वह दी जाएगी, लेकिन अब स्थिति इससे जुदा हो गई है। जिस आर्थिक सहायता की बात अनुराग कर रहे हैं वह एसडीआरएफ के तहत हिमाचल को मिलना तय था। एसडीआरएफ के तहत हिमाचल को पिछले साल के 307 करोड़ रुपए में से 189 करोड़ मिले हैं। इसके अलावा 200 करोड़ रुपए की एडवांस पेमेंट मिली है। जो किस्त दिसंबर में मिलनी थी वह एडवांस दी गई है। जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए कोई मदद नहीं दी गई। रोहित ठाकुर ने कहा कि इतनी बड़ी क्षति से निपटने के लिए हिमाचल को गुजरात के भुज और उत्तराखंड के केदारनाथ की तर्ज पर केंद्र से आर्थिक मदद की जरूरत है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह ने केदारनाथ त्रासदी के वक्त उदार सहायता दी थी। ऐसी ही सहायता हिमाचल को भी मिलनी चाहिए। तबाही से उभरने के लिए हालांकि मुख्यमंत्री भी अलग से पैकेज की घोषणा करने जा रहे हैं, लेकिन स्टेट के संसाधनों से इस तबाही से बाहर निकलना मुश्किल है। नड्डा आपदा में पहुंचने वाले पहले नेता। भाजपा नेताओं ने मंत्री रोहित ठाकुर के बयान पर किया पलटवार। प्रदेश में जो धनराशि आपदा राहत में दी जा रही है वह सारी राशि केंद्र सरकार से आई है। ऐसे में केंद्र सरकार को कोसने का काम प्रदेश सरकार का सोचा समझा षड्यंत्र है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के बयान पर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा प्रवक्ता चेतन ब्रागटा, बलबीर वर्मा और विवेक शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार अपनी नाकामयाबियों का ठीकरा भाजपा पर फोड़ रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आपदा के समय राष्ट्रीय स्तर से हिमाचल पहुंचने वाले पहले नेता थे। श्री नड्डा ने मंडी, कुल्लू, मनाली का प्रवास करके लोगों का दुख दर्द बांटा। दोबारा शिमला आकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ बैठक की और आपदा राहत के लिए माकूल धनराशि देने के बाद आपदा की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सब प्रकार का सहयोग करने की घोषणा की। भाजपा नेताओं ने कहा कि प्रदेश में सरकार कांग्रेस पार्टी की है और जनता की आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति करना प्रदेश सरकार का दायित्व है और प्रदेश सरकार अपने दायित्व से भाग रही है। अनुराग ठाकुर केंद्र सरकार द्वारा दी गई नौकरियों के पत्र यदि बांट रहे हैं तो उसमें भी प्रदेश की कांग्रेस सरकार को तकलीफ हो रही है और कांग्रेस की वर्तमान सरकार बेरोजगार युवाओं को नौकरी का झांसा देकर सत्ता में आई। क्रशर बंद करने के फैसले पर पुनर्विचार करे सरकार, संघ ने निर्णय की समीक्षा को उठाई आवाज। प्रदेश सरकार द्वारा कुछ जिलों में स्टोन क्रशर बंद करने के आदेश पर क्रशर उद्योग संघ सामने आया है। क्रशर उद्योग संघ ने सरकार से इस निर्णय की समीक्षा करने की मांग उठाई है। बुधवार को क्रशर उद्योग संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र सिंह डिम्पल ने ऊना मुख्यालय पर पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि सरकार के इस फैसले का काफी प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां सभी क्रशर बंद होने के चलते विकास और निर्माण कार्य प्रभावित हो रहे हैं, वहीं इन उद्योगों से जुड़े करीब 70,000 लोग बेरोजगार होने की कगार पर आ गए हैं।
उन्होंने ऐलान किया कि यदि सरकार ने इस मामले में विनम्रतापूर्ण विचार मंथन करते हुए उद्योगों को खोलने की हरी झंडी नहीं दी तो पूरे प्रदेश के स्टोन क्रशर बंद कर दिए जाएंगे। राजेंद्र सिंह डिम्पल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर खनन का काम नियमों के मुताबिक किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद प्रदेश के कुछ जिलों में क्रशर उद्योग को पूरी तरह बंद कर देने के आदेश समझ से परे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले के चलते जहां एक तरफ प्रदेश भर में निजी और सरकारी निर्माण कार्य बंद होकर रह गए हैं, वहीं इसका असर हिमाचल प्रदेश में हाल ही में हुई आपदा के बाद पुनर्वास कार्यों पर भी पड़ रहा है। राजेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार को सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए स्टोन क्रशर उद्योगों को बंद करने के फैसले को रिव्यू करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि अब भी सरकार रिव्यू करने के बाद बंद किए गए उद्योगों को खोलने के निर्देश जारी नहीं करती है तो संगठन प्रदेश भर में एकजुटता से इस फैसले के विरोध में उद्योगों को बंद करते हुए विभागीय अधिकारियों को चाबी सौंप देगा। इस अवसर पर तेजपाल सिंह, आदित्य शर्मा, गणेश कुमार, संदीप ठाकुर, रोहित मेहता, रमन पाठक, नरेश कुमार, अरुण ठाकुर, रूबी जसवाल, साहिल शर्मा सहित संघ के अन्य सदस्य उपस्थित रहे। प्रदेश में निर्माण कार्य रुके। करीब 1.5 महीने से प्रदेश के कुछ एक जिलों में सरकार के आदेशों के बाद क्रशर बंद हो गए हैं। इससे जहां आपदा के मारे लोगों को घर सहित अन्य निर्माण कार्यों में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं इस उद्योग से रोजी रोटी कमाने वाले लोगों पर भी इसका असर पड़ा है। क्रशर बंद होने से निजी सहित सरकारी निर्माण कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। असम सरकार ने आपदा राहत कोष में किया 10 करोड़ रुपए का अंशदान, सीएम ने जताया आभार। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश, बाढ़ एवं भूस्खलन से आई आपदा से निपटने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा गठित आपदा राहत कोष 2023 में असम सरकार ने 10 करोड़ रुपए की सहायता राशि का अंशदान किया है। इस राशि का एक चेक आज यहां असम के वन मंत्री चंद्रमोहन पटोवारी ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को भेंट किया। सीएम सुक्खू ने असम सरकार का इस सहायता राशि के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आपदा की इस घड़ी में प्रभावितों को मदद प्रदान करने में यह सहायता राशि कारगर साबित होगी। उन्होंने स्वयंसेवी संस्थाओं एवं आम जनता से इस कोष में अधिक से अधिक अंशदान का भी आग्रह किया है ताकि प्रभावितों को यथासंभव सहायता प्रदान की जा सके। अनाथ बच्चों को 1.11 करोड़ देंगे सीएम। 3 को राज्य स्तरीय कार्यक्रम डीबीटी के जरिए ट्रांसफर होगी राशि। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार के सबसे पहले फ्लैगशिप प्रोग्राम सुखाश्रय का राज्य स्तरीय कार्यक्रम 3 अक्टूबर को शिमला के रिज पर आयोजित हो रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री प्रदेश भर के अनाथ बच्चों को डीबीटी के जरिए 1 करोड़ 11 लाख रुपए ट्रांसफर करेंगे। इस स्तर पर पहली बार यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की सचिव एम सुधा देवी ने बताया कि इस स्टेट लेवल कार्यक्रम में न सिर्फ मुख्यमंत्री सुखाश्रय स्कीम के लाभार्थियों को पैसा ट्रांसफर किया जाएगा, बल्कि 25 बच्चों को लैपटॉप भी वितरित किए जाएंगे। ऐसे शिक्षण संस्थानों को भी मुख्यमंत्री सम्मानित करेंगे जो अनाथ बच्चों को एडमिशन देते हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना का एक शॉर्ट वीडियो भी दिखाया जाएगा। मुख्यमंत्री 1380 लाभार्थियों को सोशल सिक्योरिटी अमाउंट वितरित करेंगे और प्रदेश भर के 67 लाभार्थियों को योजना के अन्य लाभ ट्रांसफर किए जाएंगे। 1106 अनाथ बच्चों को फोस्टर केयर के तौर पर धनराशि वितरित की जाएगी। इसी कार्यक्रम के जरिए इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम यानी आईसीडीएस के 48 साल पूरा होने पर भी कार्यक्रम होगा। इसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी कार्यक्रम में बुलाया गया है।
सरकार की पहली योजना। मुख्य बात यह है कि मुख्यमंत्री ने सुखाश्रय स्कीम सबसे पहले लॉन्च की थी और अब मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद 18 साल या इसके बाद अनाथ होने वाले बच्चों पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। राज्य सरकार इस योजना के जरिए 18 से 27 साल तक लाभ पात्र युवाओं को देगी। गौरतलब है कि सरकार ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय स्कीम को एक कानून का दर्जा देने के लिए विधानसभा में बिल पारित किया हुआ है। यह बिल राज्यपाल से केंद्र सरकार को गया हुआ है। इसके लिए राष्ट्रपति की मंजूरी चाहिए। अभी तक यह मंजूरी नहीं मिली है, इसलिए राज्य सरकार इससे पहले मंजूर की गई स्कीम के जरिए इस योजना को चला रही है। कला अध्यापकों शारीरिक शिक्षकों की भर्ती से हट सकती है शर्त। कंडाघाट में 2 सगे भाइयों की मौत। मरी गाय को दबाने जा रहे थे, पैर फिसलने से खाई में जा गिरे। कंडाघाट के तहत आने वाले सवा गांव में एक दर्दनाक हादसा पेश आया है। हुआ यूं कि मरी गाय को दबाने के लिए ले जाते समय 2 सगे भाइयों की ढाक से गिरने के कारण मौत हो गई। सूचना मिलते ही राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद फौरी राहत देने का कार्य किया गया। दुख की इस घड़ी में प्रशासन ने पीड़ित परिजनों को 25 से 25,000 की फौरी राहत प्रदान कर दी है। बाकी की राशि लीगल डॉक्यूमेंट पूरे होने के बाद प्रदान की जाएगी। राजस्व विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जब 2 सगे भाई अपनी एक मरी हुई गाय को दबाने के लिए जा रहे थे, तो अचानक से दोनों भाई अनियंत्रित होकर ढाक से नीचे जा गिरे। गिरते ही वह ढाक के बीच में भी फंस गए थे, जिसके बाद दोनों भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों की पहचान संजीव और देवेंद्र वर्ष निवासी सवागांव के रूप में हुई है। तहसीलदार कंडाघाट राजेंद्र कुमार ने बताया कि सवागांव में ढाक से गिरने के कारण 2 सगे भाइयों की मौत हो गई है। बताया कि दोनों के परिवार को फौरी राहत के तौर पर 25 से 25,000 रुपए की राशि प्रदान की गई है। बाकी की राशि लीगल डॉक्यूमेंट तैयार होने पर दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश के पर्यटन कारोबार पर आपदा और फिर ऊंची उड़ान। विश्व पर्यटन दिवस किसी देश के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एक मौका प्रदान करता है देश के पर्यटन उद्योग को प्रमोट करने और विकसित करने का। पर्यटन एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र हो सकता है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं और देश की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। यह दिन भी लोगों को अपने स्थलीय सौंदर्य, संस्कृति और धरोहर को समझने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे स्थानीय जनसंख्या को भी लाभ होता है। विश्व पर्यटन दिवस का इतिहास। विश्व पर्यटन दिवस का आयोजन पहली बार 1980 में किया गया था, जब विश्व पर्यटन संगठन ने इसकी स्थापना की। 27 सितंबर को ही 1970 में संयुक्त राष्ट्र विश्व व्यापार संगठन को मान्यता दी गई थी। इस तारीख को UNWTO की स्थापना की वर्षगांठ के रूप में विश्व पर्यटन दिवस का आयोजन किया गया। प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यटन दिवस का एक विशेष थीम होता है, जिसे विश्व पर्यटन संगठन तय करता है, और विभिन्न देशों में इसे विभिन्न कार्यक्रमों और समारोहों के साथ मनाया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण दिन है जो पर्यटन के महत्व को प्रमोट करने और विश्व भर में पर्यटन को सकारात्मक दिशा में बदलने का प्रयास करता है। विश्व पर्यटन दिवस की थीम 2023 पर्यटन और हरित निवेश, 2022 पर्यटन पर पुनर्विचार, 2021 समावेशी विकास के लिए पर्यटन, 2020 पर्यटन और ग्रामीण विकास, 2019 टूरिज्म एंड जॉब अ बेटर फ्यूचर फॉर ऑल, 2018 पर्यटन और सांस्कृतिक संरक्षण, 2017 सतत पर्यटन विकास का एक उपकरण। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन। बात हिमाचल प्रदेश की करें,
ए तो हिमाचल पर्यटन का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विश्व भर में हिमाचल प्रदेश की जीडीपी में पार्टी में कारोबार 4.3% हिस्सा है। यह राज्य भारत के उत्तरी हिमालय में स्थित है और इसका पर्याप्त प्राकृतिक सौंदर्य, पर्वतीय दृश्य, ताजा हवा और सांस्कृतिक धरोहर से यात्रिकों को प्रभावित करता है। हिमाचल प्रदेश हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। पहाड़ों की रानी शिमला, धर्मशाला, मकलोडगंज, मनाली, लाहौल स्पीति, चंबा सहित कई प्रमुख पर्यटन स्थल हैं जो विश्व भर से यात्री आकर्षित करते हैं। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन अपने हिमालयन परिदृश्य और लोकप्रिय हिल स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है। कई बाहरी गतिविधियां जैसे कि रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन बाइकिंग, पैराग्लाइडिंग, आइस स्केटिंग, ट्रेकिंग, राफ्टिंग और हेली स्कीइंग में लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण हैं। इस बार टूटे रिकॉर्ड। हिमाचल प्रदेश में 2023 में पर्यटकों की आमद के सभी रिकॉर्ड टूटे। जून 2023 तक ही प्रदेश में 1,06,000 पर्यटकों की आमद हो चुकी थी, जो कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में सबसे अधिक थी। लेकिन जैसे ही जुलाई के महीने में मौसम खराब हुआ, पर्यटकों की आमद में भारी गिरावट आ गई। साल 2023 में हर महीने औसतन 20 लाख पर्यटक हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत पहाड़ों का दीदार करने के लिए आ रहे थे, लेकिन जुलाई में इस आंकड़े में भारी कमी आई और सिर्फ 8,25,000 पर्यटक पहुंचे। कुल्लू, मनाली, मंडी, किन्नौर और लाहौल स्पीति में हुई तबाही के कारण पर्यटन कारोबार पर बड़ा असर पड़ा था, लेकिन अब इस कारोबार में रफ्तार आ गई है। हालात सामान्य हो चुके हैं। सड़कें ठीक हो गई हैं, जिसके चलते हिमाचल में पर्यटकों की खूब भीड़ उमड़ रही है। होटलों में एडवांस बुकिंग चल रही है। चांद सूरज के बाद अब शुक्र की बारी। इसरो चीफ ने दी वीनस मिशन की जानकारी। 2029 से 30 में लॉन्च करने की तैयारी। अंतरिक्ष के रहस्यों को जानने के लिए स्पेस रेस में भारत अब तेज गति से आगे बढ़ रहा है। चांद, मंगल और सूरज के अध्ययन के लिए सफल मिशन के बाद अब इसरो ने शुक्र ग्रह के रहस्यों को भेदने की तैयारी कर ली है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ पहले ही इसकी घोषणा कर चुके हैं। चंद्रयान-3 की सफलता के बाद दुनिया भर में भारत की स्पेस एजेंसी इसरो का डंका बजा, क्योंकि भारत ने चांद के दक्षिणी हिस्से पर सॉफ्ट लैंडिंग करके इतिहास बना दिया। इसरो यही नहीं रुका, सूरज की जानकारी हासिल करने के लिए हाल ही में भारत ने आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया। अब इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने ऐलान किया है कि भारत अपना अगला मिशन शुक्र ग्रह के लिए भेजेगा, जिसके लिए पेलोड्स तैयार कर लिए गए हैं। साल 2029 से 30 में भारत वीनस पर मिशन लॉन्च करेगा। नेहरू तारामंडल की एक्सपर्ट प्रेरणा चंद्रा ने बताया कि चंद्रयान मिशन के बाद कई ऐसे मिशन थे जो आने वाले समय में लाइनअप थे, जिसमें से शुक्रयान, आदित्य L1, गगनयान और नासा की तरह स्पेस स्टेशन बनाने की सोच है। इसरो चीफ ने भी इस मिशन की पुष्टि कर दी है। उन्होंने कहा कि शुक्र को ट्विन ऑफ अर्थ भी कहा जाता है, मतलब पृथ्वी का जुड़वा। यह गैस प्लैनेट है और एसिड की बारिश भी होती है। यही वजह है इसके वातावरण को समझने की कोशिश हमेशा से रही है। शुक्रयान एक ऑर्बिटर मिशन रहेगा, जिससे उसके चक्कर लगाकर बाहरी सतह को समझकर भविष्य में लैंडर और रोवर भेजा जा सके। सोमनाथ ने शुक्र के बारे में बताते हुए कहा कि पृथ्वी की तरह शुक्र का वायुमंडल भी है और इसका वातावरण बहुत घना है। उन्होंने कहा कि शुक्र का एटमॉस्फेरिक प्रेशर पृथ्वी से 100 गुना है और यह एसिड से भरा है। आप इसकी सतह में प्रवेश नहीं कर सकते। आप नहीं जानते कि इसकी सतह क्या है, कठिन है या नहीं। शुक्र रहस्यों से भरा ग्रह, इसे समझना कठिन।
नेहरू तारामंडल के एक्सपर्ट बालाचंद्रन ने बताया कि शुक्र पर गर्मी बहुत ज्यादा है और यहाँ का तापमान 575 डिग्री तक जाता है। उन्होंने कहा कि शुक्र रहस्यों से भरा ग्रह है। इसे समझना कठिन है। यहाँ दबाव बहुत ज्यादा है। वहाँ लैंड करना बहुत मुश्किल है। एक मिशन वहाँ पर लैंड कराया गया था, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वह पिघल गया था। वहाँ पर अगर बारिश होती है तो सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है। ग्रह पर जो सोलर विंड आता है, शुक्रयान उसे स्टडी करेगा। उसका वीनस पर क्या इफेक्ट होता है ये भी पता चलेगा। किसान होंगे मालामाल, राज्य की आर्थिकी को भी मिलेगा लाभ। राज्यपाल का प्राकृतिक खेती पर जोर। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने बुधवार को कल्पा में जिला प्रशासन के साथ विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के कार्यों की समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कोई भी सरकार अपने अधिकारियों व कर्मचारियों के बल पर चलती है और सरकार का संदेश जनता तक अधिकारियों के माध्यम से ही जाता है, क्योंकि योजनाएं सरकारी कर्मियों के माध्यम से लागू होती है। इसलिए कार्य के प्रति निष्पक्षता, ईमानदारी और समर्पण बहुत महत्वपूर्ण है। राज्यपाल ने कहा कि वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत सीमावर्ती गांव पहला गांव है, लेकिन हमारी सीमा उसके बाद भी है। उन्होंने कहा कि सामरिक दृष्टि से सूचना का आदान प्रदान तभी हो पाएगा जब लोग गांव में रह सकेंगे। इसलिए इन गांव के लिए ऐसी योजनाओं पर कार्य किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ स्थानों पर पानी की कमी से उन्हें अवगत करवाया गया है। जल शक्ति मंत्रालय से समन्वय स्थापित कर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए। बैठक में सड़क परियोजनाओं, स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, आयुष्मान भारत योजना, विद्युत क्षेत्र में दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना, शिक्षा विभाग में मिड डे मील योजना, समग्र शिक्षा, कृषि क्षेत्र में आत्मा परियोजना, बागवानी विभाग में एकीकृत बागवानी मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना तथा प्रधानमंत्री आवास योजना पर भी चर्चा की गई। उपायुक्त तोरुल रवीश ने राज्यपाल का स्वागत किया तथा विभिन्न केंद्रीय योजनाओं और जिले में गत दिनों प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की जानकारी दी। उन्होंने जिले से संबंधित अन्य गतिविधियों की जानकारी भी दी। उपमंडल पूह और मलिंग नाला तथा कल्पा, निचार, काफनू इत्यादि में प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की जानकारी से अवगत करवाया। सांगला से पर्यटकों को बाहर निकालने के लिए चलाए गए अभियान से भी उन्हें अवगत करवाया गया। उन्होंने कहा कि किन्नर कैलाश यात्रा के दौरान मलिंग खट्टा के पास भी बचाव अभियान को चलाया गया, जिसके कारण कई श्रद्धालुओं को बचाया जा सका। उन्होंने कहा कि हर विभाग का 138 करोड़ से अधिक के नुकसान का आकलन किया गया है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने प्राकृतिक कृषि की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि इस पद्धति को अपनाने से न केवल किसानों की आर्थिकी सुदृढ़ होगी, बल्कि प्रदेश को भी लाभ मिलेगा। राज्यपाल बुधवार को किन्नौर जिला के कल्पा में डा यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी के कृषि विज्ञान केंद्र शारबो में किसान मेला के अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि G20 देशों की मेजबानी के दौरान विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों को भारत में प्राकृतिक कृषि से तैयार मिलेट्स का भोजन दिया गया। उन्होंने कहा कि हमें स्वस्थ रहने के लिए आज हमें प्राकृतिक उत्पाद को अपनाना पड़ेगा और इसके लिए मिलेट्स को उगाना पड़ेगा। किन्नौर जिले में मोटे अनाज की काफी संभावनाएं हैं, जिसका लाभ यहाँ के किसानों को लेना चाहिए। उन्होंने विशेषकर काला जीरा की खेती को प्रोत्साहित करने पर भी बल दिया। उन्होंने बागबानी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों से भी इस दिशा में कार्य करने और किसानों को प्रोत्साहित करने व प्रशिक्षण देने को कहा। विश्वविद्यालय और किसान मिलकर इस दिशा में कार्य करेंगे तो इसका लाभ मिलेगा।
उन्होंने जिला प्रशासन से विपणन व्यवस्था को विकसित करने का आग्रह किया तथा कहा कि यदि स्वयं सहायता समूहों को अच्छा बाजार उपलब्ध होगा तो वे भी अधिक प्रोत्साहित होंगे। राज्यपाल ने इस अवसर पर उत्कृष्ट किसानों को सम्मानित भी किया और कृषि उत्पाद को लेकर लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इससे पूर्व बागवानी विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलपति एवं निर्देशक विस्तर शिक्षा डॉक्टर इंद्रदेव ने राज्यपाल का स्वागत किया तथा क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र एवं कृषि विज्ञान केंद्र शारबो की गतिविधियों की जानकारी दी। इस अवसर पर उत्कृष्ट किसानों ने सेब की खेती, महिला सशक्तिकरण एवं कृषि, प्राकृतिक खेती, औषधीय पौधे और मधुमक्खी पालन को लेकर अपने अनुभव भी साझा किए। शारबो केंद्र के सह निदेशक डॉक्टर अशोक ठाकुर ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इससे पूर्व राज्यपाल ने सब्जी उत्पादन अनुसंधान केंद्र कल्पा का दौरा भी किया और यहां उच्च घनत्व के सेब के कृषि फार्म को देखा। उन्होंने ड्रोन प्रदर्शन को भी देखा। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि समय की मांग के अनुरूप आज किसानों को तकनीक का उपयोग कृषि में करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उच्च घनत्व पौधरोपण तथा ड्रोन तकनीक का उपयोग कर किसान काफी लाभ ले सकते हैं। राज्यपाल के सचिव राजेश शर्मा, उपायुक्त किन्नौर तोरुल रवीश, पुलिस अधीक्षक विवेक चहल तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। सीएम के समक्ष उठेगा ओपीएस का मामला, राज्य अधिवेशन पर सीएम से अपना दुख साझा करेंगे यह कर्मचारी। बिजली बोर्ड में ओल्ड पेंशन बहाली का मामला एक बार फिर मुख्यमंत्री के दरबार में पहुंचने वाला है। बोर्ड कर्मचारी मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे और इस दौरान सभी पहलुओं पर अहम चर्चा होगी। कर्मचारी यूनियन को मुलाकात के लिए समय मिल गया है और इस बैठक का एजेंडा भी तय कर लिया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से होने वाली इस मुलाकात में बिजली बोर्ड में ओल्ड पेंशन लागू करने में हो रही देरी का मामला उठाया जाएगा। साथ ही अक्टूबर महीने में होने वाले राज्य अधिवेशन के संबंध में भी मुख्यमंत्री को जानकारी दी जाएगी। बिजली बोर्ड में ओल्ड पेंशन की फाइल फिलहाल वित्त विभाग के पास फंसी है और इस पर निर्णय सर्विस कमेटी को लेना है, लेकिन सर्विस कमेटी बैठक तय होने में देरी की वजह से ओल्ड पेंशन का फैसला लगातार टल रहा है। बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन ने वित्त विभाग के सचिव से इस बारे में बातचीत की थी और अक्टूबर में अधिवेशन से पहले तक ओल्ड पेंशन बहाली का फैसला करने का आह्वान किया था, लेकिन यह फैसला लागू नहीं हो पाया है और अब सितंबर माह में भी एनपीएस शेयर कटना लगभग तय है। बिजली बोर्ड में ज्यादातर कर्मचारियों के वेतन बनाने की प्रक्रिया 21 तारीख के बाद से शुरू हो जाती है। ऐसे में उन्हीं निर्णयों पर अमल किया जा सकता है जिनकी अधिसूचना 20 तारीख से पहले तक हुई हो। 3000 करोड़ के घाटे में बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन का कहना है कि स्मार्ट मीटर से होने वाले घाटे को लेकर राज्य सरकार और बिजली बोर्ड प्रबंधन को कर्मचारियों ने चेतावनी दी थी। इसके बाद अब राज्य सरकार इस योजना को लागू करने पर दोबारा से विचार कर रही है। बिजली बोर्ड को पहली तिमाही में करीब 300 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है और अब तक का कुल घाटा बढ़कर 3000 करोड़ के पार पहुंच चुका है। ऐसे में स्मार्ट मीटर प्रक्रिया जोड़े से बिजली बोर्ड के घाटे के और अधिक बढ़ने की संभावना है। बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन के महासचिव हीरा लाल वर्मा ने बताया कि स्मार्ट मीटर योजना बिजली बोर्ड कर्मचारियों और उपभोक्ताओं के बेहतर भविष्य के लिए तैयार नहीं की गई है। स्कूलों में तैनात मिड डे मील वर्कर्स को प्रदेश सरकार देगी वेतन, शिक्षा मंत्री ने धैर्य रखने को कहा। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि सरकारी स्कूलों में कार्यरत मिड डे मील वर्कर्स की समस्याएं जल्दी खत्म होने वाली है। मिड डे मील केंद्र सरकार की योजना है,
लेकिन केंद्र से बजट न जारी होने के कारण यह समस्याएं आ रही है। अब सरकार केंद्र के बजट का इंतजार न करते हुए अपने संसाधनों से इन वर्कर्स को वेतन देगी। शिक्षा मंत्री ने मिड डे मील वर्कर्स को धैर्य रखने के लिए कहा है। गौरतलब है कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पिछले 5 महीने से मिड डे मील वर्कर्स को वेतन नहीं मिला है। वर्कर्स का कहना है कि बिना वेतन लिए ही इन्हें अपनी सेवाएं देनी पड़ रही है। केंद्र से मिड डे मील के लिए पिछले 5 माह से बजट जारी नहीं हो पाया है। हाल ही में मानसून सेशन के दौरान मिड डे मील वर्कर्स की ओर से विधानसभा का घेराव भी किया गया था। उनका कहना था कि वेतन न मिलने के चलते अपना घर परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक घनश्याम चंद का कहना है कि विभाग के पोर्टल पर तकनीकी खामी आने के चलते केंद्र का बजट ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने नोडल अफसर को तुरंत प्रभाव से पोर्टल ठीक करवाने के आदेश दिए हैं। दूसरी ओर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि शिक्षा विभाग अपने संसाधनों से मिड डे मील सैलरी देने की कोशिश करे। पिछले 5 महीने से केंद्र सरकार की योजना के तहत बजट न जारी होने के चलते सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिड डे मील देना भी मुश्किल हो गया है। एक ओर जहां मिड डे मील वर्कर्स को वेतन नहीं मिला, वहीं दूसरी ओर प्राथमिक शिक्षकों का कहना है कि अब तक दुकानों से उधार लेकर बच्चों को मिड डे मील परोसा जा रहा है। प्रदेश सरकार माध्यमिक विद्यालयों में कला अध्यापकों और शारीरिक शिक्षकों की भर्ती के लिए न्यूनतम विद्यार्थी संख्या की शर्त समाप्त हो सकती है। माध्यमिक स्कूलों में न्यूनतम विद्यार्थी संख्या की शर्त समाप्त करने पर प्रदेश सरकार विचार कर रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार कला अध्यापकों और शारीरिक शिक्षा शिक्षकों की भर्ती के लिए प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में न्यूनतम 100 विद्यार्थी होने की लंबे समय से चली आ रही शर्त को समाप्त करने पर विचार कर रही है। पूर्व भाजपा सरकार ने 19 नवंबर 2018 को माध्यमिक विद्यालयों में इन शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम 100 विद्यार्थियों की संख्या निर्धारित की थी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को कला अध्यापकों और शारीरिक शिक्षा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम 100 विद्यार्थियों का नामांकन बनाए रखना अनिवार्य है। वर्तमान प्रदेश सरकार युवाओं के हितों के संरक्षण को सर्वोच्च अधिमान देते हुए उन्हें गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके दृष्टिगत मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग को इस अनिवार्यता को समाप्त करने की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। इस प्रस्तावित परिवर्तन का उद्देश्य राज्य में शैक्षिक अवसरों का विस्तार करना और शिक्षण कार्यबल को मजबूत करना है। जन्म पंजीकरण के नियम बदले। हिमाचल सरकार ने वर्ष 2003 के बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन नियमों में 20 साल के अंतराल के बाद बदलाव किया है। इस संशोधन की अधिसूचना स्वास्थ्य सचिव एम सुधा देवी ने जारी की है। इस संशोधन में कहा गया है कि यदि बच्चे के जन्म के बाद बिना नाम से रजिस्ट्रेशन होती है तो अभिभावकों या गार्जियन को 12 महीने की अवधि के भीतर बच्चों के नाम की सूचना देनी होगी। इसके बाद अवधि में सूचना देने पर लेट फीस भी देनी पड़ेगी। इस संशोधन के जरिए सिर्फ रूल 10 में बदलाव किया गया है। राज्य सरकार ने पंजीकरण में नाम के साथ रजिस्ट्रेशन की अवधि इस संशोधन के जरिए बढ़ाई है। दरअसल कई सेवाएं ऑनलाइन होने के बाद अब बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन भी पोर्टल के जरिए होती है। पहले प्रक्रिया मैन्युअल होती थी। राज्य सरकार ने अब शहरी निकायों की तरह पंचायत यानी गांव में भी बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन को आवश्यक कर दिया है। राज्य और केंद्र सरकार से ली जाने वाली किसी भी सुविधा के लिए भी यह रजिस्ट्रेशन अब मैंडेटरी है।
यही वजह है कि इन नियमों में 20 साल के बाद संशोधन करना पड़ा है। अमृतसर से कुल्लू और शिमला को हवाई उड़ान। मुख्यमंत्री बोले, यात्रियों के लिए शीघ्र शुरू होगी के नई हवाई सेवा। 1 अक्टूबर से कुल्लू, 1 नवंबर से शिमला को उड़ान। हिमाचल में हवाई सेवा को विस्तार प्रदान करते हुए कुल्लू और शिमला को अमृतसर से जोड़े वाले 2 नए हवाई मार्ग शीघ्र ही शुरू किए जाएंगे। कुल्लू अमृतसर कुल्लू मार्ग पर उड़ानें 1 अक्टूबर 2023 से शुरू की जाएंगी। यह उड़ानें सप्ताह में 3 बार, विशेष रूप से सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को संचालित होंगी। शिमला अमृतसर शिमला हवाई मार्ग पर 1 नवंबर 2023 से सप्ताह में 3 बार हवाई सेवाएं संचालित की जाएंगी। एलायंस एयर ने कुल्लू अमृतसर कुल्लू फ्लाइट के लिए टिकट बुकिंग भी शुरू कर दी है। कुल्लू अमृतसर हवाई मार्ग पर प्रातः 8:25 बजे कुल्लू से उड़ान भरी जाएगी, जो सुबह 9:30 बजे अमृतसर पहुंचेगी। अमृतसर से वापसी उड़ान प्रातः 10 बजे होगी, जो 11:05 बजे कुल्लू पहुंचेगी। इस रूट पर 50% सीटों पर उपदान उपलब्ध रहेगा, जिसके अंतर्गत कुल्लू से अमृतसर सेक्टर के लिए हवाई किराया 2,637 रुपये और अमृतसर से कुल्लू के लिए 3,284 रुपये होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पर्यटन क्षेत्र राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और प्रदेश के राजस्व में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। राज्य की नैसर्गिक सुंदरता और यहाँ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से पर्यटकों को अवगत करवाने के लिए सरकार यातायात सेवाओं को सुदृढ़ कर रही है। राज्य सरकार प्रदेश में पर्यटन और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए हवाई सेवा को विस्तार प्रदान करते हुए हेलीपोर्ट स्थापित करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रमुख पर्यटन स्थलों तक हवाई सेवा को विस्तार प्रदान कर रही है। शिमला के जुब्बड़हट्टी, कुल्लू के भुंतर और कांगड़ा के गगल हवाई अड्डों पर बेहतर सुविधाओं के अलावा हवाई सेवा नेटवर्क को और सुदृढ़ करते हुए कांगड़ा हवाई अड्डे का विस्तार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त शिमला, बद्दी, रामपुर और कांगनीधार में नए हेलीपोर्ट विकसित किए गए हैं और प्रदेश में हवाई यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए मनाली में एक और हेलीपोर्ट की योजना भी बनाई है। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट साझा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में साझा करें और आइए बातचीत में शामिल हो। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।